नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आपको मालूम होगा इस महीने अगस्त के महीने में इंडिया के द्वारा यूएनएससी की प्रेसिडेंसी को संभाला गया था। इसके अलावा आपको यह भी मालूम होगा कि इंडिया फिलहाल यूएन की 2 साल की जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है उसको भी संभाल रहा है। और इस महीने हमारी जो प्रेसिडेंसी के चेयरमैन थे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। इसी संदर्भ में जब इंडिया ने इस प्रेसिडेंसी को संभाला था, इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर हर्ष श्रिंगला, इन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था कि हम इस 2 साल के टेन्योर का पूरे अच्छे रूप से इस्तेमाल करने वाले हैं सो दैट हम अपनी जो छाप है इसको इस परिषद में छोड़कर जाएं। और साथ ही में पूरी की पूरी कोशिश ये रहने वाली है कि इसके बाद इंडिया जो है वो अपना अधिकार यहाँ पे स्थापित कर ले इन ऑर्डर टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसी संदर्भ में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का कि क्यों यूएनएससी में रिफॉर्म्स होने काफी अनिवार्य हैं एंड क्यों यूएनएससी में इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से एंड मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ऑल्सो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स। सबसे पहले यूएनएससी के बारे में कुछ बेसिक्स आपके साथ क्लियर कर देता हूं। दोस्तों, यूएनएससी में सबसे पहले तो 5 कुल मिला के मेंबर्स हैं जिनको कि परमानेंट 5 कहा जाता है या फिर बिग 5 कहा जाता है या फिर कभी कभार P5 भी कहा जाता है। और ये 5 मेंबर्स कौन से हैं? चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है एंड यूएसए है। मोर इंपॉर्टेंट टू नोट, ये वाले जो 5 मेंबर्स हैं इनके पास एक स्पेशल पावर है। इसको कहा जाता है पावर ऑफ वीटो, जिसके चलते ये किसी भी काउंसिल में पास किए गए रेजोल्यूशन के ऊपर बेसिकली वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उसको मना कर सकते हैं। अगर 4 कंट्रीज भी बोल रही हैं कि हम ये करना चाहती हैं और एक कंट्री ने भी वहां पर आके वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया तो वो रेजोल्यूशन वहां पर पास नहीं होगा। ये सेम कहानी होती है अगर 2 मना कर रही हैं, 3 हाँ कर रही हैं तो सेम चीज वहां पे लागू होती है। वीटो पावर के चलते बेसिकली रेजोल्यूशंस पास नहीं होते हैं। ये है आपका एक बेसिक ढांचा जिसके अंदर यूएनएससी बना हुआ है। नाउ डायरेक्टली बात करते हैं कि यूएनएससी में सुधार की आवश्यकता क्यों है। पहली बात तो यह है कि यूएनएससी जो है अपने आप में ये परिषद पिछले 75 सालों से चल रहा है, लेकिन आज की डेट में जितनी तेजी से और जिस तरीके से दुनिया में बदलाव देखने को मिले हैं, जियोपॉलिटिक्स में बदलाव देखने को मिले हैं, ऐसा कहा जाता है कि यूएनएससी बेसिकली जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रियलिटीज को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता है, जो कि हमें 21वीं सदी में देखने को मिल रही है। इसके कई सारे पॉइंट्स आपके सामने पेश करने वाला हूं। पॉइंट नंबर 1 आता है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अनडेमोक्रेटिक है। केवल 2 ऐसे बड़े बड़े क्षेत्र हैं जिसमें पहला आता है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा आता है यूरोप, जिनको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिली हुई है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की तो इसको यहां पे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली हुई या फिर कम मिली हुई है। और कई सारे महाद्वीप तो ऐसे हैं जैसे कि अफ्रीका हुआ, साउथ अमेरिका हुआ या फिर स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हुई जिनको कि बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है। आपके सामने है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में से सबसे पहले यूएसए आता है, उसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे तो यूके आता है और ब्रिटेन आता है, उसके बाद आपका यूरोप में से ही रशिया आता है, देन वी हैव द कंट्री ऑफ चाइना। लेकिन व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट, व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट या फिर व्हाट अबाउट ऑल दी स्टेट्स जो कि यहां पर लगी हुई हैं, एंड व्हाट अबाउट इंडिया जो कि इतनी बड़ी कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है, लेकिन फिर भी इनको यहां पे रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो मैंने आपको बताया, वीटो पावर का बद इस्तेमाल होता है, गलत इस्तेमाल होता है। 1990 से लेकर ऐसा माना जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी वीटो पावर का कम से कम 42 बार इस्तेमाल किया है अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है इजराइल और पैलेस्टीन को लेकर। रशिया ने कम से कम 17 बार इस पर्टिकुलर पावर का गलत इस्तेमाल किया है, जिसमें से उन्होंने 8 बार गलत इस्तेमाल किया है सीरिया के संदर्भ में। और चाइना का आपको मालूम होगा कई बार ये मसूद अजहर की जो लिस्टिंग है एज ए टेररिस्ट उसको ब्लॉक कर चुके हैं कम से कम 4 बार। ये वाली न्यूज तो आई एम श्योर आपको सभी को मालूम होगी। यहां पर इनफैक्ट हमने इसका एक ब्यौरा पेश किया है आपके सामने। चाइना एंड रशिया हैव वीटोड 4 रेजोल्यूशंस ऑन सीरिया। उसके बाद यूएसए हैज यूज्ड इट 42 टाइम्स। पैलेस्टीन हैज नॉट बिकम अ यूएन मेंबर और फुल मेंबरशिप रिक्वायर्स द यूएनएससी अप्रूवल। ऐसी कई सारी चीजें हैं जहां पर ये वाली जो 5 कंट्रीज बेसिकली बैठी हुई हैं, ये अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, देयर इज लैक ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। कई सारे ऐसे मेट्रिक्स हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं विच इंक्लूड्स द इंटरनेट, विच इंक्लूड्स द स्पेस, विच इंक्लूड्स द हाई सीज, या फिर बात करें फिलहाल कोविड-19 की इतनी बड़ी महामारी थी, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से किसी प्रकार का यहां पर कोई बड़ा गवर्नेंस का मैकेनिज्म नहीं लाया गया है। इनफैक्ट अभी जो बात चल रही है तालिबान को लेकर, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि यूएनएससी की तरफ से कोई बहुत बड़ा यहां पर कदम नहीं लिया गया है। इसी के चलते ऐसा माना जा रहा है, और इनफैक्ट यूएन के इसके पहले जो सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं मिस्टर कोफी आनन,
इन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था, ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स द फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल मिस्टर कोफी आनंद सेड कि या तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो थोड़ा सुधर जाए, अगर वो नहीं सुधरेगा तो वो टोटली इररेलेवेंट यहां पर बन सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये वाली चीज इनके द्वारा कही गई थी आज से लगभग 5 साल पहले, और ये चीज आज भी लागू होती है। अगर 5 साल पहले लागू हो रही थी तो ऑब्वियसली आज की डेट में भी ऐसी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं मिल रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इंडिया का जो परमानेंट मेंबरशिप का केस है वो असल में कितना स्ट्रांग बनता है। नंबर 1 पॉइंट आता है इंडिया की जो ऐतिहासिक एसोसिएशन है विद द यूएन सिस्टम। सबसे पहली बात तो इंडिया यूएन का फाउंडिंग मेंबर है। उसके बाद यूएन के द्वारा चलाई जाने वाली जितनी भी पहले हैं, फिर भले वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हो, फिर भले वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो, इंडिया हमेशा ही इन सारे के सारे इनिशिएटिव्स में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट का रोल प्ले करता आया है। इसके अलावा अगर आप देखें, काफी इंटरेस्टिंग बात है कि आज से लगभग 60-70 साल पहले 1950 में और 1955 में इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप का जो एक स्टेटस है वो ऑफर किया गया था। हालांकि इंडिया ने डिनाई किया था बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरा। इसके बाद अगर आप देखें, इंडिया की एसोसिएशन इससे भी बेहतर है। वो किस तरीके से, जितने दोस्तों पीस कीपर्स हैं जो कि P5 कंट्रीज के द्वारा डिप्लॉय करे गए हैं, इंडिया के जो पीस कीपर्स हैं ऑलमोस्ट ट्वाइस द नंबर ऑफ पीस कीपर्स हैं जो कि इंडिया डिप्लॉय कर चुका है। अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये वाला पर्टिकुलर आर्टिकल है जो कि एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के द्वारा लिखा गया है, इसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आज तक 3802 यूएन के पीस कीपर्स ने अपनी जान को गंवाया है, जिसमें से हाईएस्ट आंकड़ा भी इंडिया का आता है। 164 लोग ऐसे हैं जो कि यूएन पीस कीपिंग में काम करते करते भारत से अपनी जो है जान दे चुके हैं। इसके अलावा इंडिया की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, आप सभी जानते हैं इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। दुनिया की इकोनॉमीज में बात करें, इंडिया इज नाउ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुके हैं मई 1998 में अपने टेस्ट के बाद, और उसके बाद हमने कई सारी जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स हैं विच इंक्लूड्स MTCR, वॉसेनार एग्रीमेंट, इनके भी हम लोग मेंबर बन चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जो दुनिया के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं विच इंक्लूड्स द G4 कंट्रीज, विच इंक्लूड्स द मेजॉरिटी परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC, और इसके अलावा दुनिया भर की जो कई सारी कंट्रीज जो कि यूएन जनरल असेंबली की सदस्य हैं, वो इंडिया की मेंबरशिप को यहां पर सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा इंडिया एक बहुत ही बेहतरीन प्रतिनिधित्व बन चुका है डेवलपिंग वर्ल्ड का, बिकॉज इंडिया जो है नाम का भी एक अनडिस्प्यूटेड लीडर था। उसके बाद G77 ग्रुपिंग का भी इंडिया एक अनडिस्प्यूटेड लीडर है। इसीलिए अगर आज इंडिया को इंक्लूड किया जाता है यूएनएससी में, तो यूएनएससी की जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफी ज्यादा डेमोक्रेटिक बन जाती है। और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने वीडियो को शुरू किया था, मैं वहीं पे एंड करना चाहता हूं दोस्तों। इंडिया टॉप 4 उन कंट्रीज में आता है जो कि यूएनएससी की नॉन परमानेंट मेंबरशिप की सीट के ऊपर आज तक 8 बार बैठ चुका है। तो इसका मतलब क्लियर है कि नाउ द टाइम इज अप फॉर अ चेंज इन द यूएनएससी, और इंडिया और साथ में कई सारी और कंट्रीज हैं जिनको की रिप्रेजेंटेशन यूएनएससी के अंदर परमानेंट लेवल पर दी जानी चाहिए। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। यदि आप लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को अटेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सारे लिंक्स आपको नीचे अन्य यूपीएससी लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी से यदि आप लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 साल का जो प्लस कोर्स है वो आपको पड़ता है 49,000 रुपीज का, प्रोवाइडेड आप मेरा कोड यूज करते हैं ANI UPSC। साथ ही में यहाँ पर आइकॉनिक कोर्स भी है जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है, आप इसके लिए भी जा सकते हैं। इसके साथ ही में अगर आप देखें 1 सितंबर से नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जो कि खास रूप से बनाए गए हैं 2022 को ध्यान में रखते हुए। आप यहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड आने वाले कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए यूजिंग माय कोड ANI UPSC। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।